Good evening, everyone. Today, we are going to discuss about the acquisition and loss of Indian citizenship under the Citizenship Act 1955. So, this lecture was demanded by certain students that we also want to know that how does one get the citizenship of India and how does one loses the citizenship of India. So, today we are going to talk about it. Today, we will be discussing various things. I have put it 3 photos in the very first slide. This is Mr. Akshay Kumar. You must be well known about him. Mr. Narendra Modi, and there are 2 other fellows whom we will be talking later on. और मैं आपको बताऊंगा क्या सीन है, क्या पूरा केस है. तो आज जो हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में, वो जो टॉपिक कवर होगा वो सबसे पहले हम कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. सिर्फ 2 आर्टिकल्स की हम बात करेंगे. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, स्टिल वी विल टॉक अबाउट इट जस्ट फॉर अ मिनट. फिर हम कैसे एक्विजिशन, कैसे सिटीजनशिप मिलती है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट में, एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप, और कैसे सिटीजनशिप की लॉस होती है. वी विल ऑल्सो टॉक की हु इज एनआरआई. बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है एनआरआई क्या होता है. बहुत मिथ है, लोगों को लगता है एनआरआई वो होता है जो इंडिया का नहीं है, ही इज एन एनआरआई. वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. वी विल टॉक अबाउट ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया. आतिश तशीर का केस हम बताएंगे. आतिश तशीर हैं ये जनाब जो नरेंद्र मोदी साहब के बगल में खड़े हैं, तस्वीर लगी है जिनकी. 2005 में एक अमेंडमेंट आया, उसकी बात करेंगे. 2003 में आया, उसकी बात करेंगे. 2005 में भी आया है, बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए, और 2019 के बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे. So these are the topics that we are going to cover today. These are the provisions which we will be discussing today. So pay certain attention, क्योंकि थोड़ा डेट वेट का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सिटीजनशिप ऐसे ही मिलता है. इस डेट से पहले कौन आया, इसके बाद कौन आया, इस तरीके की चीजें हैं इसमें थोड़ा सा. बट ऑल इन ऑल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए दैट हु इज एलिजिबल टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. मूविंग फर्दर, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करते हैं. एज वी हैव डिस्कस्ड, आर्टिकल 9, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो आर्टिकल 9 सेज दैट whoever voluntarily acquires citizenship of a foreign state, he ceases to become a citizen of India. आपको पता है that there is a concept of single citizenship in India. इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, इंटीरियर भी और एक्सटीरियर भी. ये मैंने एक वर्ड इंटीरियर एक्सटीरियर इसलिए कहा कि सिंगल सिटीजनशिप इंटीरियरली का मतलब है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, अगर आप बिहार में रहते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, अगर आप वेस्ट बंगाल में रहते हैं, irrespective of the fact, you will only enjoy the citizenship of India. You will not get citizenship of state also, कि आपको एक सब स्टेट की भी सिटीजनशिप मिल रही है, that yes I am citizen of Maharashtra and I am citizen of India. तो डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है. ये इंटीरियर पर्पस में हमने बात करी. एक्सटीरियरी भी हमारे पास डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, so at the same time you cannot be a citizen of any other country. For example, you can't say that I am citizen of Sri Lanka also and I am a citizen of India also. तो डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं है, चाहे वो स्टेट को लेकर के आप कंसिडर करें, चाहे फॉरेन स्टेट को लेकर कंसिडर करें. इन एनी ऑफ द सिचुएशन वी डोंट हैव डुअल सिटीजनशिप. आपके पास सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप हो सकती है एक टाइम पे. अगर आपके पास कोई और सिटीजनशिप आपने ले ली तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप उसी टाइम सीज कर जाएगी, रिवोक हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसकी वैलिडिटी नल हो जाएगी. This provision is laid under Article 9 of Indian Constitution. Now Article 11. If you have any doubt throughout the session, you can very well write it in the chat. I will reply to your queries. So Article 11 says that Parliament is competent to decide or to make laws regarding the citizenship of India. This is very simple article. This article provides the power to Parliament that yes, you are competent enough to make laws on the citizenship of India. पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं बनाएगा. पार्लियामेंट वर्ड यूज किया है, इसलिए आपको पार्लियामेंट लॉ बनाएगा. जैसे कि हम हर बार बात करते हैं, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. इन तीनों चीजों को मिला के पार्लियामेंट होता है. सो पार्लियामेंट इज कॉम्पिटेंट टू फॉर्म लॉज रिगार्डिंग सिटीजनशिप. अब ये 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे, इसको हमने आपको एक इंट्रोडक्शन के तौर पे बता दिया, क्योंकि आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए आगे चल करके, क्योंकि आगे जो चीजें होंगी उसको आप इससे रिलेट कर सकते हैं. Now let's come to the crux of the session, the Citizenship Act. So using the power given to the Parliament under Article 11, the Parliament said that yes, now we will form certain act which will guarantee the citizenship to persons and which can take away the citizenship also. आपको पता है जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन, डील्स विद द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. लेकिन वो सिटीजनशिप सिर्फ 1950 यानी एट द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को कौन सिटीजन बनेंगे, कौन सिटीजन नहीं बनेंगे, इस बात से डील करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 2 है दैट ओनली डील्स विद द सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स ऑन दैट पर्टिकुलर डे,
कि 26 जनवरी 1950 को कौन सिटीजन था, कौन सिटीजन नहीं था, उसके बाद कौन सिटीजन बनेगा, कैसे आप सिटीजनशिप के लॉज लाएंगे, आप कैसे सिटीजनशिप छीनेंगे, इसके लिए लॉ हमारे पास नहीं था. सो फॉर दैट वेरी पर्पस इन 1955 द पार्लियामेंट फॉर्म द लॉ called the Citizenship Act 1955, and this act made through a lot of amendment. बहुत सारे amendment हुए 57 में, 1960 में, 1985 में, 86 में, 92 में, 2003 में, 2005 में, and controversial वर्ड यूज कर सकता हूं मैं, controversial amendment हुए 2019 में, जिसको लेके बहुत अनरेस्ट आया पब्लिक में. सो लेट्स डील विद सिटीजनशिप एक्ट. सबसे पहले एक्विजिशन की बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक्वायर कैसे करता है इंडियन सिटीजनशिप. हाउ कैन समवन एक्वायर द इंडियन सिटीजनशिप, कैसे कर सकता है यस दैट आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया. So they are basically for 5 processes: by birth, by descent, by registration, by naturalization and by incorporation of territory. इन पांचों तरीकों को हम वन बाय वन अभी चल के डील करेंगे कि बाय बर्थ कौन इंडियन सिटीजन होता है, बाय डिसेंट कौन इंडियन सिटीजन होता है, बाय रजिस्ट्रेशन कौन होता है, बाय नेचुरलाइजेशन क्या होता है, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी. तो पहले हम एक्विजिशन की बात करेंगे, फिर हम लॉस ऑफ सिटीजनशिप की बात करेंगे, कैसे किसी का सिटीजनशिप छिन जाता है. तो जब आप एक्विजिशन पढ़ेंगे, तो जब आप नेचुरलाइजेशन की बात पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा व्हाई डज अक्षय कुमार एवरी टाइम सपोर्ट द बीजेपी गवर्नमेंट, एंड और व्हाई डज तारिक, फॉर दैट वेरी पर्पस तारिक फतेह, जो जिनकी मैंने तस्वीर सबसे पहले लगाई थी, ये भी इवन बीइंग अ मुस्लिम हैव ही सपोर्ट्स बीजेपी एवरी टाइम. तो क्यों ऐसा है? क्योंकि कुछ प्रोविजंस हैं इनको, दे वांट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एंड दे आर, एंड द पार्लियामेंट इज कंपिटेंट टू गिव सिटीजनशिप. अगर कुछ जो कंडीशंस रखी गई हैं उसको छोड़ के भी आप सिटीजनशिप दे सकते हैं. उसकी बात हम आगे चल के करेंगे, क्यों कुछ लोग गवर्नमेंट को लेके इतने बायस रहते हैं, बिकॉज दे वांट सर्टेन काइंड ऑफ कंसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. लेट्स स्टार्ट बाय बर्थ. एक्विजिशन बाय बर्थ, इसको जस्ट सॉली भी कहते हैं कि सॉइल से ही मुझे, क्योंकि मैं इस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, दैट इज व्हाई आई नीड citizenship of this very place. So I have laid down 3 conditions. A person is called will be a citizen of India if he is born in India after 26 जनवरी. देखिए मैंने आफ्टर, ऑन एंड आफ्टर 26 से शुरू किया है, क्योंकि 26 जनवरी तक का तो कॉन्स्टिट्यूशन में अपने आप कवर है कि 26 जनवरी को जब कमेंसमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, तो who will be called the citizen of India. So after 26 जनवरी and before 1987, 1 जुलाई 1987, कोई भी व्यक्ति को हम सिटीजन ऑफ इंडिया कहेंगे अगर वो इंडिया में पैदा हुआ है, जस्ट बाय बर्थ. ओनली इफ यू आर बोर्न इन इंडिया बिटवीन 26 जनवरी 1950 to 1 जुलाई 1987, you will be called Indian citizen, irrespective of the nationality of his parents. मतलब अगर कोई कपल है, स्विट्जरलैंड का है, वो ट्रैवल कर रहा है, he want to go to suppose बांग्लादेश, बट उसको बांग्लादेश की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिली, तो वो एक दिन इंडिया में स्टे कर रहा है और अगले दिन उसे बांग्लादेश जाना है. तो बिटवीन दिस टाइम पीरियड 26 जनवरी से 1 जुलाई के बीच में अगर उनको सपोज दैट लेडी इज प्रेग्नेंट एंड शी डिलीवर्स एट दैट टाइम, सो दैट गाय इज वेरी वेल कॉम्पिटेंट टू गेट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनके पेरेंट्स इंडियन नहीं है. तो 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक क्या था, आप देखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो स्ट्रिक्टनेस है वो बढ़ती गई. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिटीजनशिप लेना और मुश्किल होता गया. सिटीजनशिप लोग चाहते क्यों हैं, ये तो आपको वेरी वेल पता ही होगा, मैंने ये बताया नहीं, बट सिटीजनशिप मिलने से बहुत सारे राइट्स हमें बढ़ जाते हैं. हम कोई भी जमीन खरीद सकते हैं, हम गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, हमारे पास वोटिंग राइट्स आ जाते हैं, हम प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए लड़ सकते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन के लिए लड़ सकते हैं, MP MLA इलेक्शन के लिए लड़ सकते हैं, RTI फाइल कर सकते हैं. जो भी राइट्स, इवन कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, तो ये सब चीज़ें जो सिटीजन के लिए अवेलेबल है वो भी आप राइट वेरी वेल एक्सरसाइज कर सकते हैं. तो ये चीज, इन चीजों के कारण लोगों को सिटीजनशिप चाहिए होती है. इवन ये भी रीजन है कि बहुत लोग बाहर रहते हैं, अब उनको हर बार इंडिया आना है तो वीजा लगेगा, वीजा लेना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, एक लंबा प्रोसेस होगा. उन सब प्रोसेस को हटा दो, अगर आप सिटीजनशिप हो तो सिटीजन हो इंडिया के, तो कोई इशू नहीं होगा. तो इसलिए लोगों को सिटीजनशिप चाहिए होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक मैंने आपको बता दिया कि अगर 26 जनवरी से 1 जुलाई 1987 तक आप बर्थ लिए हैं इंडिया में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ पेरेंट्स, यू विल बी गिवन द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. नाउ दूसरा कंडीशन, अब 1 जुलाई 1987 के बाद क्या, ये तो 1 जुलाई 1987 तक था, उसके बाद आप तभी इंडियन सिटीजनशिप बन सकते हैं बाय बर्थ, आप तभी एक्वायर कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप अगर ईदर ऑफ योर पेरेंट इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, या मदर या फादर कोई एक क्या हो, इंडियन सिटीजन हो. जब आप इंडिया में बॉर्न हुए, बॉर्न भी जस्ट सॉली है, यहाँ वो सब कंडीशन है जहाँ बंदा इंडिया में बॉर्न हुआ है. इफ यू आर बॉर्न आउटसाइड इंडिया तो ये प्रोविजंस नहीं लगता. अब आप इंडियन सिटीजन हो करके डिलीवरी अगर आउटसाइड हो जाए तो एक्विजिशन बाय बर्थ नहीं मिलेगा, एक्विजिशन बाय डिसेंट मिलेगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. अभी उन लोगों को ही एक्विजिशन देंगे, एक्विजिशन बाय बर्थ या जस्ट सॉली, हु आर बोर्न इन दिस सॉइल, हु आर बोर्न इन द सॉइल ऑफ इंडिया,
जिनकी डिलीवरी इंडिया में ही हुई है। तो 1987 के बाद से अगर कोई बॉर्न हुआ है तो ईदर ऑफ इट्स पेरेंट, मदर या फादर, क्या हो, इंडियन सिटीजन हो। अब लेकिन 2003 में एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया, इसको ध्यान रखेंगे तो आपको आगे पता चलेगा हर बार 2004 की डेट क्यों आ रही है। हमारे कंट्री में अंदर शुरू हो गया, पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग कि सर बांग्लादेश से इन्फ्लक्स बढ़ रहा है, बहुत माइग्रेंट बांग्लादेश से इंडिया में आ रहे हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में आ रहे हैं, दे आर यूजिंग आवर रिसोर्सेज, हमारे लैंड, हमारे जॉब्स, हमारे प्रॉपर्टी, इन चीज़ों पे वो कब्जा कर रहे हैं धीरे धीरे, सो दिस इज नॉट फेयर, कुछ किया जाए इसके लिए। तो इसीलिए एक 2003 में अमेंडमेंट आया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में, और ये सारे पार्ट ऐड कर दिए गए। अब नाउ व्हाट डज दिस थर्ड, ये क्या ऐड किया इसने, कहा कि 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर कोई पैदा होता है, इफ समवन इज बोर्न आफ्टर 3 दिसंबर 2004, तो या तो उनके दोनों, बोथ ऑफ द पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया, या तो दोनों पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन हो, या फिर एक बंदा तो हो, ईदर ऑफ अ पेरेंट इज अ सिटीजन एंड अदर इज नॉट इलीगल इमिग्रेंट। अब ऊपर देखिए आप सेकंड क्लॉज देखेंगे तो सेकंड क्लॉज कहता है कोई एक पेरेंट जो है वो इंडियन होना चाहिए। तो मतलब अगर एक पेरेंट इंडियन है और दूसरा इलीगल माइग्रेंट है तो भी उसको सिटीजनशिप मिल जाती आफ्टर द सेकंड क्लॉज। कि मतलब समझ लीजिए द फादर इज इंडियन सिटीजन एंड द मदर इज नॉट इंडियन सिटीजन, शी इज अ इलीगल माइग्रेंट एंड द कपल हैड अ बेबी एंड ही विल गेट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो उसको टेक डाउन करने के लिए 3 दिसंबर 2004 से लागू कर दिया गया 2003 का अमेंडमेंट, 2003 का अमेंडमेंट जो कहता है कि दोनों ही पेरेंट्स सिटीजन होना चाहिए। और अगर दोनों पेरेंट्स सिटीजन नहीं है, हो सकता है कि मदर या फादर किसी और कंट्री से बिलोंग करते हो, तो ऑन दैट पर्टिकुलर केस दूसरा बंदा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको रीजन भी बता दिया कि ये इलीगल माइग्रेंट का रीजन क्या था, ड्यू टू बांग्लादेश इन्फ्लक्स। बांग्लादेश से बहुत लोग करेंटली नॉर्थ ईस्ट में आए जा रहे थे, असम वगैरह में सिचुएशन बहुत बुरी थी इसलिए। तो यू सी, अब एक और है, जस्ट सॉली में एक्विजिशन बाय बर्थ में फॉरेन डिप्लोमेट्स के बच्चों को नहीं मिलता। सपोज अब फॉरेन डिप्लोमेट के को एक बच्चा हुआ है इंडियन लैंड पे, तो ही विल नॉट से कि सर हम 1 जुलाई के बाद ऐसे हुए थे या 26 जनवरी के बाद हुए थे तो हमें भी सिटीजनशिप मिलना चाहिए। सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन चिल्ड्रंस ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट। दिस वाज एक्विजिशन बाय बर्थ। नाउ एक्विजिशन बाय डिसेंट, इसको जस्ट सैंगुइनिस भी कहते हैं। एक्विजिशन बाय डिसेंट का मतलब है कि डिसेंट से, मतलब आपके लीनिएज से, आपके फादर से, ग्रैंडफादर के हिसाब से आपको एक्विजिशन देनी चाहिए। ये उनके लिए हु इज बोर्न आउटसाइड इंडिया। इंडिया में बोर्न है तब तो एक्विजिशन बाय बर्थ आपको वेरी वेल लेट डाउन है। इफ समवन इज बोर्न आउटसाइड इंडिया फिर क्या होगा, तो अब उसके लिए फिर 2-3 पार्ट में आएंगे हम। 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992, अगर आपके फादर इंडियन सिटीजन थे जब आप पैदा हुए, अब बाहर पैदा हो सकता है कि मतलब जब जैसे मैंने बात करी कि इंडियन कपल है, दे मस्ट हैव कहीं घूमने चले गए हैं, मान लीजिए स्विट्जरलैंड गए घूमने, दे हैड अ बेबी इन स्विट्जरलैंड। सो इसका मतलब ये तो नहीं कि अब आप कहोगे दैट योर बेबी इज नॉट एलिजिबल टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो उसके लिए क्या है कि ये डिसेंट का एक्विजिशन है। एक्विजिशन आपको डिसेंट से इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है अगर आपके जो जो फादर है वो क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बर्थ। इफ द फादर इज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बर्थ, ही विल वेरी वेल गेट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये था प्रोविजन। फिर बात होने लगी नहीं नहीं नहीं, सिर्फ फादर क्यों, मदर भी तो हो सकती है सिर्फ सिटीजन, जो हस्बैंड है वो फॉरेन का हो और जो वाइफ है वो इंडिया की हो। तो फिर इसमें चेंज लाके किया गया 10 दिसंबर 1992 के बाद, अगर कोई भी आपके पेरेंट, चलिए जब आपका बर्थ हुआ तो मदर या फादर कोई भी अगर इंडियन सिटीजन है, आपका बर्थ कहाँ होना चाहिए, इंडिया के बाहर। इंडिया के अंदर है तो ये 3 कंडीशन देखेंगे, इंडिया के बाहर है तो ये कंडीशन देखेंगे। जिसको हम कहते हैं जस्ट सॉली, मतलब सॉइल में पैदा होना, जस्ट सैंग्विनिस मतलब कि डिसेंट होना। अब ये कहता है कि 1992 के बाद क्या है सर, कि आपके दोनों में से कोई भी पेरेंट अगर इंडियन थे जब आपकी पैदाइश हुई तो यू आर वेरी मच एलिजिबल टू बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया। अब फिर 3 दिसंबर 2004 से एक चीज और लागू हुई जो हमने बात करी बांग्लादेश फ्लक्स के बारे में। अब इन्होंने कहा कि अगर कोई इंडिया के बाहर पैदा हुआ है, ठीक है, उसको हम सिंपली ऐसे नहीं दे देंगे सिटीजनशिप ऑफ डिसेंट, उसको वहां रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को एट इंडियन कंसल्टेट विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ, या फिर उससे ज्यादा टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेते हैं। मतलब कि इफ अ बॉय इज बोर्न इन सपोज एनी अदर कंट्री, सपोज ही इज बोर्न इन येमेन, तो क्या होगा कि वहां पे अगर आपको जो इंडियन कंसल्टेंट होगी, इंडियन मिनिस्ट्री या एम्बेसी होगी, वहां 1 ईयर के भीतर आपको रजिस्टर भी करना होगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको चाइल्ड हो गया तो आप कहोगे ही इज वेरी मच कॉम्पिटेंट टू गेट द सिटीजनशिप। अब आप वहां जाके रजिस्टर करोगे, खुद को बताओगे, विद इन ईयर, 1 ईयर का टाइम पीरियड दिया गया है, और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से। सपोज सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है तो आप एक्सटेंशन मांग सकते हैं गवर्नमेंट से। तो इसमें भी एक क्लॉज है। ये क्लॉज ये कहता है जैसे कोई बेबी है वो फॉरेन में पैदा हुआ, ठीक है, उसके मदर या फादर इंडियन सिटीजन थे तो ही इज वेरी वेल कॉम्पिटेंट टू बी इंडियन सिटीजन। लेकिन उसने क्या किया,
वो फॉरेन की सिटीजनशिप अभी तक एंजॉय कर रहा है। तो जब वो मेजोरिटी अटेन करेगा, द डे ही विल अटेन मेजोरिटी, उसको उस दिन से पहले अपनी फॉरेन सिटीजनशिप रिनाउंसिएट करनी पड़ेगी। रिनाउंसिएट मतलब त्याग करना होता है, संन्यास लेना होता है किसी चीज से। तो आपको फॉरेन सिटीजनशिप छोड़ देनी पड़ेगी मेजर होने से पहले। अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो जिस दिन आप मेजर हुए, ठीक है, उससे 6 महीने के अंदर अंदर क्या होगा, अगर नहीं छोड़ रहे हो तो आपका इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर आपने खुद ही नहीं छोड़ा दूसरा सिटीजनशिप तो आप, इफ अ माइनर हु इज अ सिटीजन डिसेंट डज नॉट रिनाउंस हिज नेशनलिटी विद इन 6 मंथ ऑफ अटेनिंग फुल एज, 6 महीने तक फुल एज लेने के बाद अगर आपने नहीं छोड़ा अपना सिटीजनशिप फॉरेन कंट्री का, तो आपका सिटीजनशिप छिन जाएगा। क्या आप बता सकते हैं इसका रीजन क्या है? लीगल बैकिंग इस प्रोविजन का क्या है? प्लीज चैट में बताएं किस कारण से ये प्रोविजन डाला गया है। लास्ट वाला, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल सपोर्ट करता है इस प्रोविजन को? प्लीज चैट में मुझे बताएं कि आप दो दो प्रोविजन नहीं रख सकते, दो सिटीजनशिप नहीं रख सकते। आगे बढ़ते हैं, एक्विजिशन बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन से भी आप एक्वायर कर सकते हैं सिटीजनशिप। ये कंपैरेटिवली बहुत आसान है, इसमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। रश्मि ने मुझे बताया आर्टिकल 9, ये रश्मि यू आर राइट, आर्टिकल 9 कहता है कि दो सिटीजनशिप आप एक साथ नहीं रख सकते। आपने कोई कहीं और की सिटीजनशिप ली तो इंडियन सिटीजनशिप आपके अपने आप चली जाएगी। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन से भी आप इंडियन सिटीजनशिप रख सकते हैं। इससे बहुत सारे केसेस होते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। नॉर्मल सिचुएशन है नेचुरलाइजेशन। रजिस्ट्रेशन सिचुएशन उनके लिए है जिनका कुछ ऑलरेडी इंडिया से लिंक्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई 7 साल से ऑर्डिनरी इंडिया में रह रहा है, सो ही कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन कि सर आई वांट टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। या फिर क्या, कोई समवन इज मैरिड टू इंडियन सिटीजन और फिर उसके बाद वो 7 years तक इंडिया में रह रहा है, तो फिर वो एप्लीकेशन मूव कर सकता है, सर मुझे सिटीजनशिप चाहिए। या फिर कोई वो व्यक्ति जिसके माता पिता दोनों इंडियन सिटीजन है बट वो इंडियन सिटीजन नहीं है, अब वो चाहता है कि मुझे इंडियन सिटीजन बनना है, तो इसके लिए वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अपना सकता है। बट इनके इनमें कुछ सर्टेन कंडीशन आप देख रहे हैं कि हो सकता है उन्होंने शादी की हो किसी इंडियन से या फुल एज अटेन किया हो, तो रजिस्ट्रेशन का एक अलग से क्लॉज है। उसमें कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस में, जो सिचुएशंस की मैंने बात करी है, उस केस में आप रजिस्ट्रेशन को जा सकते हैं। सर हमें सिटीजनशिप चाहिए, उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं इंडियन एम्बेसी में। जो मेन तरीका होता है, जो नॉर्मल सिचुएशन होती है, वो होती है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन क्या है? नागरिकता देना किसी भी नॉर्मल आदमी को। कोई भी आदमी बैठा है कनाडा में, कोई भी बैठा है इंग्लैंड में, नाउ ही वांट नेचुरलाइजेशन, अब उसका कुछ लिंक नहीं है, तो क्या कंडीशंस हैं? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ग्रांट करती है। इसलिए आपको पता होगा कि जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया तो उसको प्रपोज किसने किया था? अमित शाह ने। अमित शाह जी क्या है? होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। तो इसलिए उन्होंने, होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है सिटीजनशिप की चीज, इसलिए लोग तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट सिटीजनशिप ग्रांट करती है इन क्वालिफिकेशंस पे। ये क्वालिफिकेशन, अब ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है सेशन का, ये क्वालिफिकेशन दिया गया है कि ये क्वालिफिकेशन फुलफिल करेंगे तभी आप इंडियन सिटीजन बन सकते हैं। अब ये क्वालिफिकेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाई डज अक्षय कुमार एंड तारिक फतेह आर कंटिन्यूअसली प्रेजिंग द गवर्नमेंट। सबसे पहले, ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री। किसी दूसरे कंट्री के सिटीजन है तो सर वहीं पे खत्म। आपको पता आर्टिकल 9, यू कांट वायलेट दैट। दूसरे कंट्री के सिटीजन है तो आप नहीं बन सकते। ही इज नॉट अ सिटीजन। अगर आप सिटीजन नहीं है दूसरे कंट्री के, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं थ्रू नेचुरलाइजेशन। दूसरा, इफ सिटीजन ऑफ अदर कंट्री, ही टेक्स रिनाउंसिएशन फ्रॉम दैट। अगर आप दूसरे कंट्री के सिटीजन है तो पहले उसकी सिटीजनशिप छोड़िए, फिर हमारे यहाँ सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करिए। दो बातें। तीसरा कंडीशन, रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 मंथ बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन। जब आप ये एप्लीकेशन मूव करते हैं कि सर आई वांट टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उससे 12 महीने पहले तक, मतलब 1 year बिफोर दैट, यू मस्ट बी अ सिटीजन, ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ इंडिया। ऑर्डिनरी आप रहे हो 1 साल से हमारी कंट्री में। ऐसा नहीं कि आप आ जाए घूमते फिरते और यू मूव एप्लीकेशन फॉर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यू कैन डू दिस। नाउ अब इसको जोड़ के देखिए एक और पॉइंट, एंड ड्यूरिंग लास्ट 14 years you must have been ordinary resident of India for 11 years। लास्ट 14 साल में आप 11 साल तक इंडिया में ही रहे हो, और 1 साल तो एनीवे एप्लीकेशन मूव करने से पहले आपको इंडिया में रहना है, जो 12 मंथ्स का पीरियड है। तो मतलब टोटली लास्ट 14 ईयर्स में 12 ईयर्स आपको इंडिया का ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट द सिटीजनशिप। और वो 12 कैसे? 11+1 का डिस्ट्रीब्यूशन है। 1 तो कंपलसरी है कि जब आप एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं उसके ठीक 1 साल पहले आपके पास क्या होनी चाहिए? ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने चाहिए आप इंडिया के। और पिछले 14, अब 14 साल में 13 साल बच रहे हैं, उन 13 साल में आप 11 साल इंडिया में रहे हैं। सो दिस इज द prerequisite, these are the conditions one must fulfill in order to get the citizenship of India under naturalization. So one was that he should not be citizen of any other country, he should renunciate the citizenship of other country, he should be ordinary resident for 12 years among the last 14 years,
एंड उन 14 ईयर में जो प्रिसाइडिंग ईयर है, जिस साल आपने एप्लीकेशन मूव करी है, उसके पिछले साल तो कंपल्सरी 12 मंथ आप इंडिया के ऑर्डिनरी सिटीजन रहे। अब देखिए दो इंटरेस्टिंग चीज और है, दैट ही शुड बी ऑफ गुड कैरेक्टर। उसका कैरेक्टर अच्छा हो, वो एक अच्छे आपको क्या कहते हैं इंटेंशन से इंडिया का सिटीजन बनना चाहता है। ऐसा नहीं दैट समवन फ्रॉम ISI वांट्स टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही हैज अ मैलिशियस इंटेंशन, तो ऐसा नहीं है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, एडुकेट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन 8th शेड्यूल। आपको पता है 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस स्पेसिफाइड है, तो आपको कम से कम, मैंने अंडरलाइन कर दिया, ऑफ ए लैंग्वेज, कम से कम एक लैंग्वेज आपको एडिक्वेटली आनी चाहिए, मतलब आमतौर पे आनी चाहिए, ठीक है। आई डोंट नो कैटरीना कैफ इस पे आ पाएंगे कि नहीं, उनको आता होगा कि नहीं, एडुकेट नॉलेज होगी कि नहीं, बट ठीक है। और और तरीका है, उनसे वो ले सकती हैं। ये नेचुरलाइजेशन के लिए जो नहीं है सिटीजन, उनको सिटीजनशिप चाहिए, उनके लिए ये कंडीशन है। जो यहाँ के लोग हैं, हो सकता है उनको लैंग्वेज ना आती हो, बाय बर्थ मिल गया हो उनको सिटीजनशिप। सो एडुकेट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एक होनी चाहिए। एंड इंटेंट टू रिसाइड इन इंडिया इन फ्यूचर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिटीजनशिप लेने के लिए आप ले रहे हो, आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आप यहाँ रिसाइड करें। अब आता है एक एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन क्या कहता है कि गवर्नमेंट ये इनमें से कोई भी कंडीशन या इनमें से सारी कंडीशन वेव ऑफ कर सकती है किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, अगर वो बहुत डिस्टिंग्विश्ड आदमी है इन साइंस, फिलोसफी, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस और ह्यूमन प्रोग्रेस। इट इज सिमिलर टू द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। जो राज्यसभा में प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो 12% नॉमिनेट कर सकता है, उसी तरीके से ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को, डिस्टिंग्विश पर्सन को, जो साइंस, फिलोसफी, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस से बिलोंग करता है, तो वो उसके लिए ये सारे कंडीशन वेव ऑफ कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं, अक्षय कुमार एंजॉय द सिटीजनशिप ऑफ कनाडा। सो इफ द गवर्नमेंट वेव्स ऑफ इस कंडीशन की, इसमें सबसे पहला कंडीशन क्या है, ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री। अगर वो वेव ऑफ कर दे और वो कहे कि आप आर्ट में बहुत डिस्टिंग्विश पर्सन है, इसलिए हम आपको इंडियन सिटीजनशिप देना चाहते हैं, तो ये उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इवन फॉर द केस ऑफ तारिक फतेह, तो उनके लिए क्या कह सकते हैं कि कह दे कि सर आप वर्ल्ड पीस, क्योंकि वो आप सुने तो इंडिया को बहुत प्रमोट करते हैं और पाकिस्तान को बहुत अटैक करते हैं जनरली न्यूज चैनल्स पे आकर के कि सर आप द पाकिस्तान इज प्रमोटिंग टेररिज्म एंड ऑल। सो उनको वर्ल्ड पीस के अंडर सिटीजनशिप ग्रांट की जा सकती है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो गवर्नमेंट वेव ऑफ कर सकती है जिनके लिए ये कंडीशंस। तो आपको पता है कि ये जो पूरी मैं हर बार कहता हूँ पॉलिटिक्स एंड लॉ गो हैंड इन हैंड, तो ये वही कहानी है कि कुछ लोग चाहते हैं कि ये बेनिफिट उनको मिले। सो दिस वाज। और लास्ट जो प्रोविजन होता है वो होता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ये बहुत इजी है। अब कोई फॉरेन टेरिटरी इंडिया ने इनकॉर्पोरेट कर ली, इंडिया का पार्ट हो गया, तो वहां के लोग भी तो इंडिया के सिटीजन होंगे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉ स्पेसिफाई कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, पौंडीचेरी इंडिया का पार्ट नहीं था पहले, फ्रेंच से एक्वायर्ड था वो, बाद में इंडिया ने पुडुचेरी को अपने अंदर इंक्वायर किया, तो जब एक्वायर किया तो उन्होंने पुडुचेरी के लोगों को भी सिटीजनशिप दे दी। सो दिस वाज टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। उनके लिए पुडुचेरी के सब लोगों को इन 4 तरीकों से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अब मैंने बात कर ली कैसे मिलता है। अब आपको कोई डाउट हो तो पूछिए। मैंने 5 तरीके बताए आपको, बर्थ से, डिसेंट से, रजिस्ट्रेशन से, नेचुरलाइजेशन से और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इन 5 तरीके से आप इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं। एक क्वेश्चन आया है, सर बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन ही नीड टू लीव इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। नॉट लीव इंडिया, लिव इन इंडिया। आईफोन नाम से जिनका भी नाम है, आई डोंट नो योर गुड नेम, बट ही शुड लिव इन इंडिया, नॉट लीव इन इंडिया। उसको इंडिया में रहना पड़ेगा पिछले 1 साल से। देयर इज अ कंपल्शन दैट यू मस्ट लिव इन इंडिया फॉर 1 ईयर बिफोर मूविंग दिस एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को मूव करने से प्रीरिक्विजिट है, ये एक प्रायर कंडीशन है कि आपको 1 साल गुरु रहना ही पड़ेगा, तभी आप ये मूव कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लॉस ऑफ सिटीजनशिप। मिलता कैसे, ये तो हमने बात कर ली। जाता कैसे, हाउ डू वी गेट इज देन हाउ डू वी लूज। सो बाय रिनंशिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रिवेशन। लूजिंग ऑफ सिटीजनशिप इज वेरी इजी, तुरंत समझ जाएंगे आप। रिनंशिएशन क्या होता है, मैंने बताया संन्यास लेना, टू विलफुली गिव अप। इफ समवन वांट टू गिव अप द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ही इज वेरी मच, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, कैन वेरी वेल से दैट आई डोंट वांट टू बी इंडियन सिटीजन एनीमोर, आई वांट टू बी सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री, सो ही कैन रिनंशिएट दैट। फर्दर बाय टर्मिनेशन, वन कैन टर्मिनेट दिस। टर्मिनेशन क्या होता है, जैसे ही आपने किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर करी, योर सिटीजनशिप इज टर्मिनेटेड। दिस इज आर्टिकल 9 का ही एक कन्वर्स है, हम कह सकते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से आर्टिकल 9। सो व्हेनेवर यू एक्वायर citizenship of any other country, automatically by virtue what happens, your Indian citizenship terminates, it loses its validity, वो खत्म हो गया जैसे ही आपने फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ली। नाउ लास्ट इज by deprivation.
सो डेप्रिवेशन क्या है, ये कंपलसरी तरीका होता है, ये गवर्नमेंट करती है। पिछला जो तरीका था आपने देखा वो सिटीजन है, अ सिटीजन कैन रिनंशिएट, अ सिटीजन कैन टेक सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री। नाउ दिस प्रोसेस इज डन बाय गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट चाहती है किसी से सिटीजनशिप छीन लेना। इफ गवर्नमेंट वांट टू टेक अवे सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन, सो दीज आर द कंडीशन। He can compulsorily terminate the citizenship of any person if the government say on these grounds that you have obtained citizenship by fraud, आपने frauds करके citizenship obtain करी, या फिर you have shown disloyalty to the constitution, आपने constitution को disloyalty show करी है। बट सच क्या है आपको पता है हमारे कंट्री में कितने लोग disloyalty आए दिन constitution को show करते हैं। they have no regard with constitution, still they are enjoying the citizenship of India unfortunately। so तो ये भी एक ग्राउंड है सिटीजनशिप लेने का। आप शायद लोगों को ना पता हो तो आगे चल के आप बात कर सकते हैं दैट सिटीजनशिप कैन बी टेकन आउट टर्मिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ यू शो डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप ट्रेड या कम्युनिकेट करते हैं विद एनिमी स्टेट, कोई एनिमी स्टेट है, हम वॉर में हैं, वी हैव डिक्लेयर सर्टेन स्टेट एनिमी स्टेट, अब आप उनको कम्युनिकेशन दे रहे हैं सर्टेन वेरी यूजफुल कम्युनिकेशन जो कि बहुत बचा के रखी गई थी, या आप ट्रेड कर रहे हैं किसी तरीके का जो कि बैंड है, तब भी आपकी सिटीजनशिप ली जा सकती है। 7 ईयर था, ये सीन लिख दिया मैंने गलती से। अगर आप इंडिया के बाहर 7 साल रह रहे हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर्स विदाउट इन्फॉर्मेशन, बिना आपने एम्बेसी को बताया कि सर ये पर्टिकुलर रीजन है ये वो, आप 7 साल तक बाहर रह रहे हैं इंडिया से, तो आपका जो है टर्मिनेट कर दिया जाएगा सिटीजनशिप। ये चीजें स्टूडेंट्स पे अप्लाई नहीं होती है, जो पढ़ने के पर्पज से गए स्टूडेंट्स, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन देम। और बाकी लोगों को क्या करना होता है, परमिशन लेनी पड़ती है, सर दैट फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम आई विल नॉट बी इन इंडिया, बट प्लीज डू नॉट टर्मिनेट माई सिटीजनशिप। तो ये टर्मिनेशन की भी 3 तरीके हो गए। आई होप कैसे मिलता है और कैसे जाता है क्लियर। इफ इट्स क्लियर चैट में यस लिखिए, अगर इफ आई वाज एबल टू कम्युनिकेट कि कैसे। अगर कोई किसी कंट्री में शादी करे तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के सिटीजनशिप एंजॉय करेगा। संगीता, आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ड कि किस कंट्री की आप बात करें, अलग अलग कंट्री के अलग अलग प्रोविजंस हैं, बट इंडिया की बात करें तो इंडिया में मैंने बताया था आपको, अगर हम पीछे जाएं तो मैंने यहाँ पे बात करी थी एक्विजिशन बाय रजिस्ट्रेशन में, अ पर्सन मैरिड टू इंडियन सिटीजन हैज टू बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर्स। मतलब अगर मेल ने फीमेल से या फीमेल ने मेल से, किसी ने भी किसी से की हो, जिसमें एक पार्टी क्या है इंडियन सिटीजन है, तो दूसरी पार्टी को 7 ईयर्स तक इंडिया में रहना पड़ेगा, उसके बाद दे कैन अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप। अब आप पूछ रहे हैं किसी और कंट्री में जाके करे, तो उस कंट्री का प्रोविजन उस कंट्री के सिटीजनशिप के अकॉर्डिंग होगा। बट इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो द अदर पार्टी शुड। और अगर मान लीजिए शादी हो गई और यहाँ का सिटीजन इंडियन सिटीजनशिप छोड़ना चाहता है, वो फॉरेन में शिफ्ट होना चाहता है, तो आपको पता है वो रिनंशिएट कर सकता है जब मन किया, आई कैन गिव अप दैट आई डोंट वांट टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया एनीमोर। तो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की अगर आप बात करें तो ये इसका स्टैंड है। आशुतोष मिश्रा कहते हैं सानिया मिर्जा इज सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉट। सानिया मिर्जा सिटीजन ऑफ इंडिया है कि नहीं, ये तो उन्होंने क्या, अगर इंडिया से जब वो बाहर, शी रिप्रेजेंट इंडिया इन टेनिस, आपको अगर पता हो आशुतोष जी, शी माइट हैव मैरिड टू अ पाकिस्तान सिटीजन, बट यहाँ कहीं लिखा तो नहीं है कि सिटीजनशिप खोने का क्या ये तरीका कहीं पे लिखा है कि आप नॉन इंडियन से शादी कर लो तो आपका सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगा, ऐसा तो कहीं ये ऑप्शन में है नहीं। सो मूविंग फर्दर, अब एनआरआई की बात करते हैं। हु इज एन एनआरआई? नॉन रेसिडेंट इंडिया। लोगों को एनआरआई का फुल फॉर्म भी गलत पता होता है, कुछ लोग कहते हैं नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कुछ भी बोल देते हैं। सो नॉन रेसिडेंट इंडियन इज एनआरआई। नाउ एनआरआई इज अ पर्सन इज कॉल्ड एनआरआई हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले दिमाग में एक बात डालो, वो इंडिया का सिटीजन ही होता है एनआरआई। ऐसा नहीं है कि वो आधा सिटीजन है या थोड़ा सा सिटीजन है, ऐसा कुछ नहीं है। What if a person just come for 1 day after residing out of India for 7 years? Riya, 1 day or 1 second does not matter. The time period is 7 years. Once you are outside India for 7 years, then the government is very much competent to terminate your citizenship. It does not matter कि आप 7 साल से 1 दिन ज्यादा बाहर रहे या 7 साल से 1 सेकंड बाहर रहे, because that is the last time ना 7 years. ऐसा तो नहीं है कि open ended छोड़ दिया गया, the bracket has been made that for 7 years. Otherwise you have to inform. Now let's further एनआरआई की बात करते हैं। सो एनआरआई इज अ सिटीजन हु हैज अ वैलिड इंडियन पासपोर्ट। इंडियन सिटीजन है और वैलिड इंडियन पासपोर्ट भी है उसके पास सर, प्रॉपर तरीके से इंडियन है वो, उसमें कोई ऐसा एडल्ट्रेटेड इंडियन नहीं होता एनआरआई, ही इज अ प्योर इंडियन। बट दिक्कत ये होती है कि ही इज नॉट लिविंग इन इंडिया, द ओनली थिंग इज ही डज नॉट लिव इन इंडिया। और वो टाइम पीरियड होता है 183 डेज करीब, आपको पता है 180 डेज इज 6 मंथ, सो इट्स अराउंड हाफ अ ईयर।
अगर आप 183 डेज इन ऑफ फाइनेंशियल ईयर कब से कब चलता है आपको पता है, अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर चलता है। तो इन वन फाइनेंशियल ईयर इफ समवन इज रेजिडिंग आउटसाइड इंडिया फॉर मोर देन 183 डेज, तो हम कहते हैं सर आप एनआरआई हो गए, नाउ यू आर नॉन रेजिडेंट इंडियन, ही हैज अ सिटीजनशिप, सब कुछ है उसके पास, बस वो व्यक्ति जो बाहर रह रहा है एक साल में 183 डेज से ज्यादा, तो हम उसको एनआरआई का टैग देते थे। तो एनआरआई सिर्फ आपके एनआरआई होने से आपकी पावर्स छीनने जाती हैं, कुछ प्रिविलेजेस आपके पास होती हैं, जैसे कि एनआरआईज वोट करते हैं। अगर आपको पता हो 2014 इलेक्शन, 2019 इलेक्शन, देयर वाज लॉट ऑफ थिंग, लोग बात कर रहे थे कि अभी तो सीटें और बढ़ेंगी क्योंकि एनआरआई सपोर्ट नरेंद्र मोदी, ऐसा एक न्यूज पे चलता था। सो एनआरआई भी वोट करते हैं, एनआरआई आर वेरी मच कॉम्पिटेंट टू वोट। ऑल्सो दे एंजॉय रिजर्वेशन इन सीट इन सर्टेन इंस्टीट्यूट। अगर आप लोगों में से एनएलयूज के बारे में लोगों को पता हो, लोगों ने एनएलयू के एग्जाम दिए हो, तो आपको पता है एनएलयू में एनआरआई सीट होती है। आरएमएल एनएलयू में तो है एनआरआई की सीट, आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ड कि कितने एनएलयू में है कितने में नहीं है। तो एनआरआई की सीट्स भी कुछ रिजर्व होती हैं इन इंस्टीट्यूशंस, तो ये भी प्रिविलेज एंजॉय करते हैं। इवन आप फॉरेन में जाके कमा रहे तो उस पर इंडियन गवर्नमेंट आपसे इनकम टैक्स नहीं लेगी, यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यू आर अर्निंग इन इंग्लैंड, सो यू आर नॉट सपोज टू पे टैक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। तो ये कुछ प्रिविलेजेस एनआरआई एंजॉय करते हैं। नाउ ओसीआई, ये आता है एक कॉन्सेप्ट। एनआरआई तो चलिए एक टैग है, उसका एनआरआई का कार्ड वगैरह नहीं होता, ओसीआई का कार्ड है, ओसीआई कार्ड होता है ओवरसीज। एक पीआईओ भी होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, बट दैट पीआईओ हैज बीन द कांसेप्ट ऑफ पीआईओ हैज बीन एंडेड बाय इंडियन गवर्नमेंट, और अब सिर्फ ओसीआई है, इसलिए मैं पीआईओ की बात आज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पीआईओ इज नो मोर इन एग्जिस्टेंस। पीआईओ का फुल फॉर्म था पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, बट नाउ वी विल टॉक अबाउट ओसीआई, क्योंकि मुझे इस बात का मुझे सजेशन दिया गया है कि सर आप बहुत बार 2-3 बार चीज़ों को रिपीट कर देते हैं, थोड़ा बोरिंग हो जाता है, इसलिए आज मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, मैं एक ही बार चीज़ों को बता रहा हूँ, जो चीज़ आपको नहीं आती उसको मैं रिपीट कर दूंगा, तो अगर कोई इशू है तो आप चैट पे कह सकते हैं। सो ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओसीआई क्या होता है? कोई व्यक्ति है, अब मैं इसका पहले इसका रीजनिंग देता हूँ। बहुत लोग कनाडा चले गए, कनाडा में रहते हैं, कनाडा की सिटीजनशिप है, इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है उनके पास, बट दे हैव लैंड इन इंडिया, दे हैव फैमिली इन इंडिया, दे वांट टू ट्रेड इन इंडिया, दे वांट टू कंट्रीब्यूट इन द बेटरमेंट ऑफ इंडिया। बहुत से लोग हैं, वो क्या करेंगे भाई, इंडिया में उनको बिजनेस करने का मन है, इंडिया में चाहते हैं वो चीज़ें और एक्सपेंड कर सकें, ज़मीनें ले सकें, अपना इवन इंडिया में स्टार्टअप शुरू कर सकें जहाँ से इंडिया की खुद की कंडीशन बेटर हो। तो उन लोगों ने गवर्नमेंट से बहुत टाइम से वो मांग कर रहे थे कि सर कुछ प्रोविजन बनाइए। अब नाउ इंडिया में डुअल सिटीजनशिप तो है नहीं, दे डोंट वांट टू लिव, दे डोंट वांट टू टर्मिनेट देयर सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री आल्सो। वो अपने कनाडा वगैरह की सिटीजनशिप छोड़ना भी नहीं चाहते हैं और इंडिया में भी कुछ राइट्स एंजॉय करना चाहते हैं। अब वो क्या करेंगे, तो उन्होंने बहुत देर से रिक्वेस्ट करी। तो 2005 में एल.एम. सिंघवी का नाम सुना होगा, बहुत बड़े लॉयर हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता हैं, आप अभी जिंदा भी हैं, तो आप उनके अंदर इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं। तो उनके नाम पे एक बनाई गई कमीशन, एल.एम. सिंघवी कमीशन, और उन्होंने ओसीआई का कॉन्सेप्ट दिया, ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप। इन्होंने कहा इट कैन बी सेड अल्टरनेट सिटीजनशिप, मतलब आपके पास दो सिटीजनशिप तो नहीं आई, अगर आप फॉरेन के सिटीजन हैं तो इंडिया के सिटीजनशिप नहीं बन सकते, लेकिन आप इंडिया के ओवरसीज सिटीजन बन सकते हो। अब ओवरसीज सिटीजन बनने का फायदा क्या है? इफ समवन इज ओवरसीज सिटीजन, आर ओसीआई कार्ड होल्डर्स इंडियन सिटीजन? नो अरु, ओसीआई कार्ड होल्डर इज नॉट इंडियन सिटीजन, वो फॉरेन कंट्री के सिटीजन है, बट उनकी कुछ चीजें इंडिया में रिलेटेड है, जैसे कि मान लीजिए कोई फैमिली उनकी इंडिया रहती है, या फिर उनके जमीन है, पंजाब से बहुत लोग आपको पता है कनाडा चले जाते हैं, तो जनरली वो लोग बहुत ओसीआई कार्ड होल्डर होते हैं, क्योंकि वो सब कुछ तो रिनशिएट नहीं कर सकते, अपना देश है, स्वदेश है, छोड़ थोड़े सकते हैं, तो वो बहुत बार उनको इंडिया में मल्टीपल विजिट्स करना होता है, उनको यहाँ बिजनेस करना होता है, बहुत कुछ करना होता है, तो इसके लिए अब उनको बार बार वीजा के लिए अप्लाई करना है, बहुत लंबा प्रोसेस है। सो दे आर लाइक कि सर कुछ तो कंसेशन करिए, हम हैं तो मतलब कभी तो हम इंडिया के ही थे, हमारे डिसेंट देखो तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वी बिलोंग टू इंडिया, वी ओरिजिनेटेड इन इंडिया। अब आप इतना भी हमें अलग मत कर दीजिए कि अगर हमारे पास सिटीजनशिप नहीं है तो हम कोई राइट इंजॉय ना करें। तो उसके लिए ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट ले आया गया, ओसीआई का कार्ड देते हैं लोगों को। इनके बेनिफिट्स ये होते हैं दैट दे कैन हैव मल्टीपल विजिट्स थ्रू आउट द लाइफ, बार बार आप इंडिया आ सकते हैं जब मन चाहे, बार बार वीजा के लिए परेशान नहीं होना है, जब आपकी इच्छा हो आपके पास ओसीआई कार्ड है आप इंडिया आ सकते हैं। फास्ट इमिग्रेशन क्लियरेंस एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट में क्लियरेंस होती है फॉरेनर्स की, टाइम लगता है, एक अलग प्रोसीजर होता है, और इंडियंस के लिए टाइम नहीं लगता, तो ओवरसीज इंडियन को भी तुरंत फास्ट क्लियरेंस मिलती है, जिससे टाइम बचता है उनका। फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड अदर बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप स्टार्टअप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते, बाकी लैंड वगैरह आप खरीद सकते हैं। तो ये ओसीआई का कॉन्सेप्ट था। ओसीआई का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी था। ओसीआई
सिटीजनशिप नहीं होती, क्लियर कर लीजिए, इंडिया का सिटीजन नहीं कहेंगे जो ओसीआई होल्ड करता है. ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही इज अ सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, बट ही एंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस. ही इज ओवरसीज इंडियन सिटीजन, ही इज नॉट इंडियन सिटीजन, ही इज ओवरसीज इंडियन सिटीजन. ठीक है, तो कंफ्यूज मत करिए. यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है प्रीलिम्स में कि ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप जो लोग एंजॉय करते हैं क्या वो इंडियन सिटीजन होते हैं, नहीं होते. अब मैं एक बात बताता हूँ, एक छोटा सा केस. अब मैं पहले पेज पे आता हूँ बहुत जल्दी से, बस सेशन खत्म होने वाला है. टाइम मैगजीन ने एक फर्स्ट पेज पे ये आर्टिकल दिया, इंडिया डिवाइडर इन चीफ. नरेंद्र मोदी के बारे में. आतिश तसीर सर हैं ये, ही इज अ कैनेडियन सिटीजन और इंग्लिश के इंग्लैंड में भी रहे हैं. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक आर्टिकल लिख दिया, इंडिया डिवाइडर इन चीफ, मोदी जी को टारगेट करते हुए कि डिवीजन कैसे पैदा कर रहे हैं. टाइम मैगजीन में उन्होंने लिखा था और बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइजिंग आर्टिकल था ये, खुल के क्रिटिसाइज किया नरेंद्र मोदी को. और ये जो है ये ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप कार्ड, ओसीआई कार्ड एंजॉय करते थे. इनकी जो फैमिली है, इनके फादर पाकिस्तान से हैं और इनकी मदर इंडिया में जर्नलिस्ट है ऑलरेडी. ये सर भी जर्नलिस्ट है और उनकी मदर भी इंडिया में जर्नलिस्ट है, इंडिया में रहती है, इंडिया में घर है, इनकी मदर इंडिया में ही रहती. तो ये ओसीआई कार्ड एंजॉय करते थे जिससे वो इंडिया में आते जाते थे, अपने फैमिली अपने मदर से मिलते थे. इन्होंने जैसे ये से आर्टिकल छापा टाइम में, जैसे ही इनका आर्टिकल पब्लिश हुआ उसके विद इन फ्यू डेज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इनका ओसीआई कार्ड कैंसिल कर दिया, टर्मिनेट कर दिया. कहा नहीं सर, नाउ यू कांट एंजॉय ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप. अब उन्होंने पूछा क्यों, व्हाट आर द ग्राउंड्स. तो उन्होंने कहा अगर आप पीछे आए, टर्मिनेशन पे आए, डेप्रिवेशन से आए, तो पहला पॉइंट क्या करता है, सिटीजन ऑब्टेन सिटीजनशिप बाय फ्रॉड. जिन्होंने फ्रॉड से सिटीजनशिप ऑब्टेन करी है उनको उनका हम सिटीजनशिप हटा सकते हैं. तो ये सेम चीज ओवरसीज सिटीजनशिप पे भी होती है. अगर आप फ्रॉड से आप इसको लिए हो तो वो आपका टर्मिनेट कर सकती है गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट ने कहा जब आपने फॉर्म भरा था तो आपने अपने फॉर्म में लिखा था कि सर माय मदर बिलोंग टू इंडिया एंड माय फादर बिलोंग टू इंग्लैंड. इन्होंने ये चीज लिख दी, बट आपके फादर जो थे वो पाकिस्तान में बिजनेसमैन थे. आपने ये बात मेंशन नहीं की, आपने झूठ लिखा अपने उसमें, यू हैव फ्रॉड किया आपने कह सकते हैं, या मिस रिप्रेजेंट करा, इसलिए आपका ओसीआई कार्ड जो है वो हम ले लेते हैं. तो ये बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी कि अगर ऐसा कुछ था तो गवर्नमेंट ने आज तक कैसे अलाउ किया, आज तक कैसे नहीं स्क्रूटनाइज किया इस बात को. और जैसे ही उन्होंने एक आर्टिकल दिया उसके बाद क्रिटिक्स कहते हैं, ये इवन सीपीजे है, सेंटर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट, न्यूयॉर्क में है ये अथॉरिटी, उन्होंने भी इस बात पे मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था दैट यू आर टेकिंग ऑन जर्नलिस्ट हु आर, जो भी जर्नलिस्ट आपको क्रिटिसाइज करते हैं आप उन पे टेक ऑन कर लेते हैं. ये एक साइड है. एक साइड ये भी है कि फ्रॉड तो हुआ ही था, गलत चीज तो आपने लिखी. अगर इफ योर फादर बिलोंग टू पाकिस्तान देन यू मस्ट मेंशन दैट योर फादर बिलोंग टू पाकिस्तान. और ये आपको बता दूं, ओसीआई एंजॉय करने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश का सिटीजनशिप नहीं होना चाहिए. अगर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश का सिटीजनशिप एंजॉय कर रहे हो तो आपको ओसीआई कार्ड नहीं मिलेगा. तो अगर वो लिखता कि हिज फादर बिलोंग टू पाकिस्तान तो उसको ओसीआई कार्ड मिलने में मुश्किलात हो सकती थी. सो दिस इज वन ऑफ द आतिश तसीर केस. बहुत बहुत कंट्रोवर्सी हुई क्योंकि दोनों ही साइड के लोगों ने अपने अपने आर्गुमेंट रखे इस चीज को लेकर. लास्टली लेट्स कम टू द लास्ट 2019 अमेंडमेंट, जो लोगों ने कहा था कि उसको डील करते हैं. 2019 अमेंडमेंट को पढ़ने के लिए हम फिर पीछे जाते हैं. हमने सब कुछ डील कर लिया, अब आपको जो भी नई चीज मिलेगी आप खुद को कनेक्ट कर सकते हैं. अगर मैं यहाँ पीछे आऊँ तो क्या कहते हैं सर, ये नेचुरलाइजेशन मैंने आपको बताया एक नॉर्मल तरीका होता है लेने का सिटीजनशिप. अब इसमें क्या कहा गया है कि 11 ईयर्स तक रहना पड़ेगा. एक तो 1 ईयर जब आप रजिस्ट्रेशन भर रहे हो उसके 1 ईयर पहले, और 11 ईयर्स तक आपको ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना पड़ेगा इंडिया का. ये एक कंडीशन थी नेचुरलाइजेशन की. अगर किसी को इंडियन सिटीजनशिप चाहिए तो पिछले 14 ईयर्स में 12 ईयर्स, जिसमें 11 + 1 ईयर एप्लीकेशन मूव करने से पहले, और बाकी 13 ईयर्स में आपको 11 ईयर्स रहना पड़ेगा. कहाँ, इंडिया का ऑर्डिनरी सिटीजन. ये एक था पार्ट, एक कंडीशन थी. लेकिन 2019 के अमेंडमेंट में क्या किया गया, परसिक्यूशन वर्ड का यूज किया गया. परसिक्यूशन क्या होता है, अत्याचार. द गवर्नमेंट सेड कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीनों कंट्री में क्या कॉमन है, ये तीनों ही इस्लामिक कंट्री है. ये इनमें से कोई भी कंट्री सेकुलर कंट्री नहीं है, बट इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री. और मैंने फर्स्ट पेज पे एक चीज लिखी थी, वासुदेव कुटुंबकम, जो कि हमारे यहाँ फॉलो होता है, हमारे शास्त्रों और वेदों में बहुत समय से फॉलो आता है, जो खूबसूरती कहते हैं हमारे देश को. वासुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है द वर्ल्ड इज वन, द वर्ल्ड इज वन फैमिली. ये पूरा विश्व जो है एक परिवार है, ये मतलब होता है वासुदेव कुटुंबकम का. तो इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए गवर्नमेंट ने कहा कि इवन इफ समवन इज रिजाइडिंग इन बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अगर उसके साथ परसिक्यूशन हो रहा है, मतलब अत्याचार हो रहा है, तो ये हमारा ड्यूटी बनता है कि हम उनको अत्याचार से बचाएं. तो उन्होंने कहा
कि इन 3 कंट्री में जो माइनॉरिटीज हैं, अब तीनों इस्लामिक कंट्री है, तो मतलब मेजॉरिटी इज मुस्लिम, नॉन मुस्लिम जो है, जो माइनॉरिटी है, यानी कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज, जैन, क्रिश्चियन, ये लोग जो हैं इनको हम इलीगल इमिग्रेंट नहीं कहेंगे अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए। मतलब अभी तक वो लोग इलीगल इमिग्रेंट थे। आपको पता है, आपको कितनी सारी प्रोसेस मैंने बताया, सिटीजनशिप कैसे मिलती है। इलीगल इमिग्रेंट कौन होता है? इलीगल इमिग्रेंट दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो व्यक्ति जो बिना किसी पेपर के इंडिया में घुस आया, जिसके पास कोई पेपर नहीं, कुछ भी नहीं, और वो आ गया इंडिया में। या दूसरा वो व्यक्ति जिसके पास पेपर था बट उसका टर्म एक्सपायर कर गया। फॉर एग्जाम्पल, if someone came to India for 6 months and he is living in India for last 5 years, so he's also called illegal immigrant, क्योंकि आप यहाँ रहते तो हैं बट इलीगली, या तो आपके पास पेपर नहीं है, और अगर पेपर है तो जितनी देर की वैलिडिटी थी वो वैलिडिटी खत्म हो गई, यू हैव एक्सीडेड योर वैलिडिटी, तो उनको इलीगल इमिग्रेंट कहते थे। बट इस अमेंडमेंट ने क्या किया, पूरा का पूरा जज्बात बदल दिए, फीलिंग बदल दी। इन्होंने कहा कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, क्रिश्चियन जो होंगे, यानी नॉन मुस्लिम, इसीलिए कंट्रोवर्सी हुई कि आपने नॉन मुस्लिम को ही क्यों चुना। बाकी सबका ये भी कहते हैं लोग कि जैसा कि आपको पता है, बीजेपी का वोट बैंक जो है वो हिंदू ज्यादा हैं, और मुस्लिम्स जनरली वोट नहीं करते बीजेपी को। जो सच्ची बात है, इस बात को एक्सेप्ट करने में मैं हेजिटेंट नहीं हूँ, इवन ऑन अ पब्लिक प्लेस, जो कि सबको पता है। तो इसलिए ये क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ये जो इन्होंने किया, इसके पीछे का रीजन ये था कि वो अपना वोट बैंक बढ़ा सके। सो अब किसी को इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी किसी फॉरेनर को, तो ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू प्रेज दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। सो इन्होंने क्या कहा कि इन पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है, प्रोसिक्यूशन हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, एट्रोसिटीज हो रही हैं माइनॉरिटी पे, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनको सिटीजनशिप दें, यहाँ लाएं, यहाँ पाले पोसें और यहाँ की सुविधाएं दें। तो उन्होंने कहा कि पहला क्या कर दिया, उनको इलीगल इमिग्रेंट नहीं बोलेंगे, ये बात कर दी। दूसरा क्या कंडीशन रखा 2019 के अमेंडमेंट से, कि अगर अभी क्या कंडीशन था कि 11 ईयर्स आपको रहना पड़ेगा, 11+1, अब इन्होंने क्या कर दिया, सिर्फ 5 ईयर्स रहना पड़ेगा। अगर ये लोग पिछले 5 साल से इंडिया में रह रहे हैं, so they can get the citizenship of India, they will become the citizen of India। समझ गए कितनी बड़ी चेंज है ये क्लॉज बहुत बड़ा है। मतलब अब तक क्या फॉलो हो रहा था, 11 ईयर्स रहना है, बट अब गवर्नमेंट का मूड किया 2014 से पहले जितने लोग आए थे 2014 क्यों चूज किया, क्योंकि अगर 2014 के बाद का चेंज चूज कर लेते तो और इश्यू हो जाता। 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई, तो लोग कहते हैं कि हो सकता है आपने जानबूझ के बहुत सारे लोगों को अंदर लेके आए ताकि आप उनको सिटीजनशिप दे पाए, इसलिए उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से पहले का टेन्योर चूज किया। 2014 से पहले जितने लोग आए उनको इलीगल इमिग्रेंट नहीं बोलेंगे अगर वो इन 3 देशों से आए हैं और इन रिलीजन के हैं, उनका इलीगल इमिग्रेंट नहीं कहलाएंगे, जो कि बहुत बड़ी बात थी। तो इवन आपके पास पेपर नहीं है तब भी आप इलीगल इमिग्रेंट नहीं करा कहलाएंगे, तो सोचिए आपकी कितना बड़ा स्टेप था ये। और दूसरा स्टेप ये था कि अब आपको 11 ईयर रहना नहीं है, सिर्फ 5 ईयर भी रह लिए तो आपको हम सिटीजनशिप दे देंगे। तो मतलब 31 दिसंबर 2014 से जितने लोग 5 साल पहले आए, यानी 31 दिसंबर 2019 तक जितने लोग रह रहे हैं, दे विल बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि 5 ईयर तो हो गया 14 से 19। और ये एक्ट किस ईयर में आया था? 2019 में। तो मतलब इस एक्ट के आते ही जोरदार सपोर्ट मिला इस एक्ट को उन लोगों का जो 2014 से पहले आए थे, बिकॉज दे न्यू द मोमेंट इट विल बी इन्फोर्स वी विल बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया। और जोरदार अपोज भी मिला, अपोजिशन भी मिली पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों के द्वारा, कि उन्होंने कहा कि आप ये बहुत डिस्क्रिशनरी है, आर्बिट्ररी है, ये क्या तरीका है, सेकुलरिज्म हमारा कॉन्सेप्ट है, आप उसको वॉयलेट करें। अलग अलग मिक्स्ड ओपिनियन थे, मैंने इसमें भी कोई अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, ये आपकी सोच के लिए है। व्हाट हैपेंस आफ्टर 2014? 2014 के बारे में बात नहीं की गई है इसमें 2014 को पहले को लेकर अमेंडमेंट किया गया है अदिति जी। 2014 से पहले अगर कोई आया है तो इवन इफ इट इज इलीगल इमिग्रेंट ही विल बी कॉल्ड। अच्छा, ये भी कहा गया कि श्रीलंका भी, तो श्रीलंका आपको पता है, श्रीलंका की भी एक रिलीजन है, एक रिलीजियस स्टेट है। प्लीज मेरे को चैट में रिप्लाई करके बताइए बिना गूगल किए कि व्हाट इज द रिलीजन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका में कौन सा रिलीजन फॉलो होता है? मजा आ जाएगा अगर आपको आंसर पता हो। जैसे पाकिस्तान इज इस्लामिक स्टेट, तो एक रिलीजन श्रीलंका में भी फॉलो होता है। हम सेकुलर हैं बट श्रीलंका इज नॉट सेकुलर। यस रश्मि बिल्कुल सही, बुद्धिस्ट स्टेट। श्रीलंका एक बुद्धिस्ट स्टेट है। वहां प्रभात ने भी कहा बौद्ध, बिल्कुल सही प्रभात। तो लोगों ने ये कहा कि बौद्ध तो रहते हैं वहां भी, श्रीलंका में भी। श्रीलंका इज ऑल्सो नॉट सेकुलर। तो जो नॉन बौद्ध पीपल है, मतलब मुस्लिम लोग श्रीलंका में भी रहते होंगे, तो हो सकता है श्रीलंका में एट्रोसिटीज, अत्याचार मुस्लिमों के साथ होता हो, क्योंकि मुस्लिम तो माइनॉरिटी है श्रीलंका में। तो अगर आपका इंटेंशन वासुदेव कुटुंबकम का था, अगर आप इतना सर्विस करना चाहते थे, तो श्रीलंका की माइनॉरिटी को क्यों नहीं ऐड किया 2019 के अमेंडमेंट में? तो दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच आर नॉट आंसर्ड। ये कंट्रोवर्सी इसलिए रब्त हुई है, अभी भी चल ही रही है। मेरे को लगता है वो तो लॉकडाउन आ गया तो चीजें थोड़ी शांत हुई है। तो दोनों तरफ की बातें, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग अपोज करते हैं।
सपोर्ट क्यों करते हैं मैंने आपको बता दिया, एट्रोसिटीज के कारण, वासुदेव कुटुंबकम के प्रोसेस कारण, और मैंने ये भी बता दिया अपोज क्यों करते हैं, क्योंकि सिर्फ इन 3 कंट्री को यूज किया गया है, बाकी कंट्रीज को यूज नहीं किया गया है। और मुस्लिम रिलीजन के लोग हैं श्रीलंका के, उनको क्यों नहीं अंदर लाया गया? तो ये क्वेश्चंस, जेन्युइन क्वेश्चंस उठ के खड़े होते हैं। अब एक क्वेश्चन मेरे पास आया है, इफ समवन कम्स टू इंडिया आफ्टर 2014 विल ही और शी हैज टू फॉलो 11 ईयर, नो अब तो 5 ईयर वाला रूल लग गया ना। दिस इज देन दे ब्रिंग दैट अमेंडमेंट, अब तो अमेंडमेंट ले आए कि 11 साल का नहीं, अब 5 साल का अमेंडमेंट होगा। दिस इज द अमेंडमेंट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अमेंडमेंट, बिकॉज इट चेंज द प्रोसीजर। सो दिस वाज द अमेंडमेंट ऑफ 2019। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन, आप बहुत कुछ नई चीज़ें सीखे होंगे, आपने एंजॉय किया होगा हमारा सेशन। इसी के साथ मैं आज का सेशन अब समाप्त करता हूँ। कल हम आगे बढ़ेंगे, हमने 16 आर्टिकल पढ़े थे, कल हम 17 18 डिस्कस करेंगे, मे बी 19 भी हम स्टार्ट करें एट आर रेगुलर टाइम ऑफ 11:30। सो थैंक यू एवरीवन, आई एम गोइंग टू फिनिश दिस सेशन।